दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। यानी यूजीसी नेट के एग्जाम में विगत वर्षों में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, उन्हें कैसे फ्रेम किया गया है और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जवाब क्या हैं। साथ में जवाब के अलावा यदि उससे जुड़ा हुआ कोई कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड कोई अन्य फैक्ट है, तो हम उस फैक्ट को भी यहाँ चर्चा में लाते हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो मुख्य मकसद है हमारा वह यही है कि आप यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न रहे हैं उनका रिवीजन कर पाए और उनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य तथ्यों को समझ पाए, जान पाए, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं को आसानी से हल कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं हम इसे सेगमेंट वाइज लेकर चल रहे हैं। यानी अभी हम जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं वे भी भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो भू आकृति विज्ञान से विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ चर्चा में लाएंगे। जैसे ही भू आकृति विज्ञान वाला सेगमेंट खत्म होगा उसके बाद हम अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। या तो वह जलवायु विज्ञान हो सकता है या समुद्र विज्ञान, कोई भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों में। सबसे पहले आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एक रूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ऑप्शन बी जियोफॉर्मोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। माफ कीजिएगा, इसमें जो जियो मॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये इसका सही उच्चारण होगा। ऑप्शन सी है अनस्टेबल अर्थ और ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये प्रश्न यूजीसी नेट के दिसंबर 2014 वाले सेशन में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ठीक है, जब हम बात करेंगे एक रूपतावाद की, एक रूपतावाद यानी क्या? एक रूपतावाद एक सिद्धांत है जो कि भू आकृति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और एक रूपतावाद के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने, या आप कह सकते हैं जिस भू आकृतिक वैज्ञानिक ने इसके बारे में चर्चा की, वे थे जेम्स हटन। जेम्स हटन, ठीक है, जेम्स हटन ने ही एक रूपतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के क्रम में उनका एक की आप कह सकते हैं सेंटेंस है, वो काफी फेमस है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, इसका अर्थ क्या है? इन्होंने कुंजी है, इन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उस पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, जेम्स हटन का। यह भी प्रश्न बनता है कि एकरूपतावाद का सिद्धांत क्या कहता है, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, इसका मतलब क्या है? वर्तमान भूत की कुंजी है, इसका अर्थ है कि आप पृथ्वी की या पृथ्वी के धरातल पर अभी जो भी स्थलाकृतियां देख रहे हैं उन स्थलाकृतियों की आकृति और आकार के आधार पर उनके इतिहास के बारे में भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये जो सेंटेंस है वह क्या कह रहा है? इसका अर्थ यही है कि आप पृथ्वी के धरातल पर वर्तमान में जो आप देख रहे हैं धरातली स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जो धरातली प्रक्रम मौजूद हैं, उनमें उनकी आकृति और आकार के आधार पर आप बता सकते हैं कि उनका इतिहास क्या रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक के बारे में जब पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ द अर्थ में किस सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी, ध्यान रखना है एक रूपतावाद सिद्धांत। किसने दिया था? जेम्स हटन ने। इनका सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट ने इस सेंटेंस पर भी प्रश्न फ्रेम किया है और हमने उन प्रश्नों को पहले भी चर्चा में शामिल किया है। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये जो पहली पुस्तक जिसका नाम यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लाई। ये ध्यान रखें आप, है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम चार्ल्स लाई। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आपने बटलर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार्ल डब्ल्यू बटलर ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, डब्ल्यू बटलर।
इन्होंने ही पुस्तक लिखी है क्या, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। ये आप कह सकते हैं एक पर्यावरणविद भी थे, पारिस्थितिकीविद भी थे, और इन्होंने जो लैंडफॉर्म्स निर्मित हुए हैं उनके बारे में भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, इसकी अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए थर्ड है अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ पुस्तक की यदि हम लेखक की बात करें तो जेम्स अल्फ्रेड स्टीफर्ड, आपने इनका नाम सुना ही होगा। इन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टीयर्स। तो आप ध्यान रखें, जेम्स अल्फ्रेड स्टीयर्स। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी, थ्योरी ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को अभिव्यक्त किया कि दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना की चरण का प्रकार्य है। ध्यान रखिए, प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया कि अवधारणा आपको बतानी है। अवधारणा आपको पता है, अवधारणा क्या है, यही कि दृश्य भूमि, आपके सामने जो दृश्य भूमि है, जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो उच्चावच दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चर का जो प्रक्रम है, इनकी जो संरचना है, वह चरण का प्रकार है, यानी किसी न किसी चरण से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, जब हम भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो 1899 का सबसे फेमस डेविस का अपर्दन चक्र बहुत फेमस है। अपर्दन चक्र से परे बात करें तो जो भौगोलिक प्रक्रम की बात उन्होंने की, भौगोलिक प्रक्रम में जो उन्होंने संरचना शब्द का इस्तेमाल किया, उसके कई अर्थ हैं। तो डेविस का भौगोलिक चक्रीय सिद्धांत ही है जो यह कहता है कि किसी भी भूदृश्य का जो प्रक्रम है वह संरचना की चरण का प्रकार्य है। तो यदि बात की जाए इस प्रश्न के सही जवाब की, हमारे पास 4 ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हैं। देखिए 4 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन बी है एल.सी. किंग, ऑप्शन डी है ए.एन. स्ट्रॉहलर और ऑप्शन डी है थॉर्नबरी। हमने इसके बारे में भी हमारे लगभग सेशन में डेविस के बारे में जितने प्रश्न पूछे हैं उसमें हमने डिटेल से चर्चा इसके बारे में की है। तो आप इस प्रश्न के मुताबिक यदि सही जवाब की बात करें, आपको सभी को पता है कि ऑप्शन ए डब्ल्यू.एम. डेविस इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। इन्होंने जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, धरातल पर जितनी भी स्थलाकृतियां मौजूद हैं, उन स्थलाकृतियों के चरणों के बारे में चर्चा की। कोई भी स्थलाकृति अपने जब विकास को प्राप्त करती है तो वह कई चरणों से होकर गुजरती है। इन्होंने जिन 3 अवस्थाओं, अपर्दन चक्र में के बारे में इन्होंने चर्चा की और उसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, ऐसी ही स्थलाकृतियों के विकास को लेकर डेविस ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इसी में उन्होंने बात की कि जब स्थलाकृति का विकास होता है तो वह अपने कई चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, और स्थलाकृति के विकास के चरणों के क्रम में ही उन्होंने संरचना की बात कही, उन्होंने इसके प्रक्रम की बात कही। ध्यान रखें, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेविस की डेविस का जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत। इसके अलावा जो अपर्दन का सिद्धांत है वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में यहाँ यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब उन्होंने नदियों की बात की, संप्राय मैदान की बात की, तो उन्होंने जब स्थलाकृति की बात की तो स्थलाकृति के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये 3 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहली उसकी युवावस्था है, दूसरी उसकी प्रौढ़ावस्था है और अंत में उसकी अंतिम अवस्था कहलाती है, जिसे जीर्णावस्था के नाम से या वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। इन तीनों अवस्थाओं से होकर एक स्थलाकृति गुजरती है। ठीक है, फिर बाद में इनकी आलोचनाएं की गई, टैंक शामिल हुए, कृतमें शामिल हुए, एल.सी. किंग शामिल हुए, उन्होंने अलग अलग इनके ही सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों को आगे चर्चा में शामिल किया। ठीक है, अभी बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ऑप्शन ए डब्ल्यू.एम. डेविस इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कगार यानी खाई प्रवण कब प्रकट होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जब भूखंड समस्तरी रूप से खिसक जाता है, ऑप्शन बी जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है, ऑप्शन सी है जब भूखंड जलक्रांति के कारण खिसक जाता है और ऑप्शन डी है जब भूखंड मानव के हस्तक्षेप के कारण चलायमान होता है। और ये प्रश्न भी यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया, माफ कीजिएगा 14 में नहीं, टीयूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें दिसंबर 2013 के सेशन में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कगार क्या है, खाई प्रवण क्या है। अगर आपको कगार पता है, कगार यानी क्या, कगार यानी एक खड़ी ढलान। ठीक है, कगार मीन्स एक खड़ी ढलान।
लेकिन कैसी खड़ी ढलान, ध्यान रखें, या तो इसके इस ओर क्या होगा, जल होगा पूरे क्षेत्र में, ठीक है, या एक ऐसी चट्टान जैसी आपको स्थलाकृति प्राप्त होगी, या आप उसे कह सकते हैं लंबी चट्टान। दूसरे शब्दों में आप इसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं लंबी चट्टान। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कगार के निर्माण की बात आएगी या कगार के फॉर्म होने की बात आएगी, तो कोई चट्टान मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, इसमें जो ऊर्ध्वाधर ये जब खिसक जाएगी, कैसी खिसकेगी, जब ऊर्ध्वाधर खिसकेगी, तब इससे कगार का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब कगार के बारे में पूछा जाए तो ये एक प्रकार की खड़ी ढलान है या लंबी चट्टान है, जो भ्रंशन या कटाव के परिणाम स्वरूप बनती है। भ्रंश की घटना घटित हुई, उसके फलस्वरूप अब जो चट्टान बची खड़ी ढाल वाली, इसे ही कहा जाता है क्या, खड़ी ढलान या लंबी चट्टान। तो जब चट्टानों के बीच में, ध्यान रखें, जब भूखंड में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाएंगी, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 आपके सामने ये है, जिसमें अपर्दन के कारकों के बारे में चर्चा की गई है, और सूची 2 है जो अपर्दन के कारकों के फलस्वरूप जो लक्षण पैदा होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है, बहता जल, गतिशील हिम, बहती हवा, लहर का टकराना। और सूची 2 यानी अपर्दन के लक्षण में शामिल है, पहला है निलंबी घाटी, दूसरा है अधःकर्तित विसर्प, ऑप्शन सी है, या तीसरा है शीर्ष और खाड़ी, और ऑप्शन 4 या आप चौथा कह सकते हैं चापाकार टिब्बा। प्रश्न दिसंबर 2014 के सेशन में पूछा गया था। कूट के आधार पर आपको सही जवाब बताना है। कूट में ऑप्शन है स्मॉल ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, और इनके आधार पर आपको बताना है सही जवाब। देखिए, हम सूची 1 की यदि बात करें, सूची 1 यानी अपर्दन के कारक, अपर्दन के कारकों में देखिए सबसे पहले है बहता जल। यदि किसी स्थान से, ठीक है, या कहीं से नदी बह रही है, बह रहा है, जल बह रहा है, और जल बहते बहते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भूमि है वो कहीं कहीं उबड़ खाबड़ है, ठीक है। अब जल बह रहा है, जल बहने के क्रम में जो नदी है, इसकी ये इसकी मुख्य धारा है, ठीक। अब बीच में बहुत अधिक क्या आ जाए, अवसाद आ जाए, या कोई ऊंची स्थान आ जाए, ऊंचा स्थान आ जाए, तो ये जो मुख्य धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही थी, अब ये धारा यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होने लगे, ठीक। फिर बाद में लंबे समय के बाद ये जो यहाँ पर कटाव था, यह कटाव क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और जो ये इस तरीके से बह रही थी धारा, कुछ इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर था, तो ये स्थान मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, जो भराव यहाँ पर खूब सारा अवसाद इकट्ठा हुआ था, ये हट जाए। अब क्या होगा, यहाँ से ये धारा वापस मिल जाएगी, तो यहाँ से जाकर जो नदी बह रही थी, अब ये पुनः अपने मार्ग को परिवर्तित करके यहाँ से बहने लगेगी। अब यहाँ जो क्षेत्र बचा, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि जब नदी टेढ़ी मेढ़ी स्थलाकृति के रूप में कुछ इस तरीके से बहती है, क्योंकि बीच में उसके क्या हो जाए, मार्ग में अवरोध आ जाए, तो इस प्रकार से नदी के बहने को क्या कहते हैं, हम विसर्प कहते हैं, ठीक है। तो अधःकर्तित विसर्प, जब पूछा जाए आपसे कि जो बहता जल है उसके माध्यम से अपर्दन के कैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, तो इसका सही जवाब होगा अधःकर्तित विसर्प। तो बहते जल के माध्यम से अपर्दन के लक्षणों में यदि आपको 4 ऑप्शन में देखें, चापाकार टिब्बा की बात करें तो ये तो एक प्रकार का अर्धचंद्राकार आकृति होती है। कहाँ पर होगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगी, शुष्क वाले क्षेत्रों में होगी, क्योंकि एक तरफ से पवन बहुत तेजी से बहती है, और जहां रेत होगा, मरुस्थल होगा, वहां पवन कुछ इस तरीके से बहकर, मान लीजिए यहाँ बहुत ज्यादा रेत है, ठीक है, पवन यहाँ बहुत तेजी से बह रही है, तो जो कठोर और मुलायम चट्टानें हैं, इनमें जो कठोर चट्टानें हैं वो बची रहेंगी, और मुलायम चट्टानें यहाँ पर इस तरीके से आकार को निर्मित करेंगी, क्योंकि पवन यहाँ इस गति से बहुत तेजी से बह रही है। अब यहाँ जो स्थलाकृति बनी, इसे कहते हैं क्या, चापाकार टिब्बा। तो चापाकार टिब्बा का निर्माण कैसा हो रहा, बहती हवा के कारण, ठीक है। अब देखिए, अगला है गतिशील हिम। गतिशील हिम यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर जो बह रहा है, बहते हुए ग्लेशियर से, मान लीजिए कि एक पूरा मुख्य ग्लेशियर बह रहा है, ठीक, इससे सहायक ग्लेशियर भी आकर मिलते हैं। सहायक ग्लेशियर के मिलने के क्रम में मुख्य जो ग्लेशियर बह रहा है, इससे जिस घाटी का निर्माण होगा, यहाँ जो सहायक ग्लेशियर इनसे बाद में आकर मिलते हैं, यहाँ पर पहले घाटी का निर्माण होगा। अब यह घाटी जो इस पर निर्मित हुई, क्योंकि सहायक ग्लेशियर इसमें आके मिल गए, ये इस पर लटकती हुई घाटी इसके लिए दिखाई देगी।
यानी ये घाटी इस मुख्य घाटी की होगी सहायक, तो लेकिन क्या होगी, लटकती हुई दिखाई देगी, इसलिए इसे लटकती हुई घाटी भी कहते हैं। साथ में इसे निलंबी घाटी भी कहा जाता है। तो जब हम बात करेंगे ग्लेशियर के द्वारा निर्मित या ध्यान रखें गतिशील हिम के द्वारा किसका निर्माण होता है, निलंबी घाटी का निर्माण होता है। अंतिम में बचता है लहर का टकराना, शीर्ष और खाड़ी। अब देखते हैं इसे मिलान करके, बहती हुई जल से अध कर्तित विसर्प यानी नंबर 2, ठीक है। गतिशील हिम से निलंबी घाटी का निर्माण होगा 1, बहती हवा से चापाकार टिब्बा 4, लहर का टकराना 3। 2143 देखते हैं कहां पर है, 2143 ऑप्शन बी में है, 2143 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। प्रश्न है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया। इस प्रश्न को हमने पहले भी चर्चा में शामिल किया है, क्योंकि यूजीसी नेट में इससे पहले भी इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है, या इस खास पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में पूछा गया है, भू सन्नतियों पर चर्चा हुई है। ठीक है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, अभिनति या भू सन्नति। भू सन्नति हम सभी जानते हैं क्या है, एक कुछ इस तरीके से संरचना है दबी हुई, इस पर अवसाद आकर क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, अवसाद क्या होंगे, भर जाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया, भू अभिनति को चारों ओर से घेरे। अब जैसे ही भर जाएंगे, यहाँ पर जो उठे हुए प्रदेश होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ऊपर उठे हुए प्रदेश, अग्र प्रदेश कहते हैं, इनमें क्या कहा गया, ये तो क्या होंगे, ये होंगे महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय खंड आप कह सकते हैं। महाद्वीपीय खंड यानी क्या है, ये कठोर और स्थिर खंड है ना, कठोर खंड है, स्थिर खंड है। ये भूखंड से निर्मित है, किससे निर्मित है, भूखंड से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी यही जा रहा है कि भू सन्नतियों के चारों ओर घेरने वाले जो दृढ़ भूखंड है, उसको कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है ओरोजेन, ऑप्शन बी है क्रेटोजन, ऑप्शन सी है प्राइमरम और ऑप्शन डी है अंतः पर्वतीय भूखंड। ठीक है, ध्यान रखिए, जब ओरोजेन की बात की जाएगी, यानी बिल्कुल ओरोजेन इससे निर्मित, ध्यान रखें, इससे क्या होगा, जब संपीड़न कार्य करेगा, संपीड़न बल हमने भू सन्नतियों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, कोबर ने भू सन्नतियों के संबंध में अपना सिद्धांत दिया, और सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने क्या कहा कि भू सन्नतियों में जब दोनों ओर से संपीड़न बल कार्य करता है, क्योंकि भू सन्नतियों के निर्माण में क्या इंपॉर्टेंट, संपीड़न, संपीड़न बल कार्य करता है, तो संपीड़न बल के कार्य करने के क्रम में जो अग्र प्रदेश है, ये अग्र प्रदेश है, दोनों तरफ प्रेशर डालते हैं। अब यहाँ जो अवसाद भरा हुआ है, ये यहाँ से भी प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से भी प्रेशर पड़ेगा, तो ये अवसाद कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगे, वलन रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब ये जो वलन रूप में परिवर्तित हो गए, अवसाद ऊपर खिसकेगा, है ना, ऊपर खिसक के अवसाद कुछ इस तरीके से वलन में परिवर्तित हो जाएंगे, और यहीं से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये भू सन्नतियां जहां पर निर्मित होंगी, अक्सर देखा जाता है ये जलीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ अवसादों के इकट्ठा होने से ये भर जाता है, और जब दोनों तरफ से संपीड़न बल कार्य करता है, तो वलित पर्वतों का निर्माण या वलित फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल से अपने सिद्धांत के बारे में प्रस्तुत किया था, वो कोबर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी बात आएगी कि किसने वलित पर्वतों या भू सन्नतियों के माध्यम से वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या की, तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कोबर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रसिद्ध जर्मन भूविज्ञानी कोबर ने अपनी किताब में, जिसका नाम था, देखिए इनकी किताब भी इंपॉर्टेंट है, डेर थाउ डेर एरडे इनकी बुक का नाम है। उस बुक में इन्होंने प्रतिपादन किया कि कैसे भू सन्नतियों के माध्यम से ऐसी ऐसी पृथ्वी की सतह पर विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। यानी इसका विस्तृत और व्यवस्थित जो विवरण था, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ, और जब बात की जाएगी इस दृढ़ भूखंड के नाम की, किसे क्या कहा जाता है, तो इस दृढ़ भूखंड को क्रेटोजन कहा जाता है। ठीक है, इस दृढ़ भूखंड को क्या कहा जाता है, क्रेटोजन कहा जाता है। देखिए कोबर और कोबर का ये सिद्धांत, ये सारे नामकरण अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, चाहे कोई भी नाम हो। प्राइमरी का जो नाम मुख्यतः लिया जाता है, वो दरअसल जो पेंक ने, डेविस के अपवर्तन चक्र के बाद पेंक ने अपना
अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के फलस्वरूप उन्होंने जो बिल्कुल उच्चावच की प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था के लिए उन्होंने शब्द दिया था प्राइमोर्फ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। अब जब भी दृढ़ भूखंड के नामकरण की बात आएगी, कहाँ पर, भूसन्नतियों के चारों ओर, कोबर ने उन्हें क्या कहा था, क्रेटोजन कहा था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ खास और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।